दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है स्टार्टिंग के समय में ये 1000 वोल्ट उत्पन्न करती है। स्टार्टिंग के समय कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगी? 1000 वोल्टेज उत्पन्न करती है। 1000 वोल्ट। ठीक है दोस्त, 1000 वोल्ट स्टार्टिंग के समय में उत्पन्न करती है। अब इसमें ऐसी कौन सी क्रिया होती है? ऐसी क्रिया कि ये चोक स्टार्टिंग के समय में 1000 वोल्ट उत्पन्न करती है। तो ये जो चोक यूज किया गया दोस्तों, ये स्टार्टिंग के समय में 1000 वोल्ट उत्पन्न करती है दोस्तों। ठीक है। और ये जो ट्यूबलाइट है के ऑन हो जाने के पर ये जो करंट को क्या करती है? लिमिट करती है। जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी तो ये करंट को लिमिट करती है, क्योंकि चोक का जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? हाई होता है। तो चोक का जो लीकेज रिएक्टेंस वो हाई होने के कारण कितना? 1000 वोल्ट उत्पन्न करती है दोस्तों, और ट्यूबलाइट को ऑन करती है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि चोक का जो लीकेज रिएक्टेंस होता है ये हाई होगा, और जब चोक का लीकेज रिएक्टेंस हाई होगा तो ये जो मरकरी जो लाइट है ये लाइट इमिट करेगी। ठीक है। तो मरकरी जब लाइट इमिट करती तो उसमें जो फास्फर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, फास्फर की कोटिंग लगी हुई है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण को क्या करेगी? एब्जॉर्ब भी करेगी फास्फर। तो जनरली जो फास्फर का यूज किया जाता है ये क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब करेगी, और जब एब्जॉर्ब करेगी तो हमें लाइट जो है वो फीकी फीकी लाइट हमें प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। और उसी को क्या बोलेंगे हम? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो है वो बिना जो हार्मफुल ना हो ऐसी लाइट हमें जो प्राप्त होती है ट्यूबलाइट से, वो किसके माध्यम से होती है? ये जो फास्फर की कोटिंग अंदर लगाई जाती है उसके कारण हमें जो है शुद्ध और साफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट हमें प्राप्त होती है। तो ट्यूबलाइट को एसी और डीसी बोथ दोनों में हम ऑपरेट कर सकते हैं। और डीसी सप्लाई क्या है? ट्यूबलाइट को ऑन करने के लिए रिवर्सिबल स्विच का यूज करते हैं। यदि डीसी सप्लाई देना है हमें और डीसी सप्लाई में ऑन करना है तो रिवर्सिबल स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा? करंट को लिमिट करेंगे रेजिस्टेंस के माध्यम से। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है? डीसी में यदि हमें करंट को लिमिट करना है तो इसमें यूज किसका करेंगे? रेजिस्टेंस का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है। जब रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी? ये ऑन हो जाएगी। और एसी सप्लाई में ट्यूबलाइट को जो इफिशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो एसी में ट्यूबलाइट की जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होती है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और ट्यूबलाइट की लाइफ जो है वो एसी सप्लाई में ही ज़्यादा होती है, डीसी में कम होती है। तो डीसी सप्लाई में कौन सा इफेक्ट होता है? डीसी सप्लाई में दोस्तों स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट क्या होता है? पहले तो ये देखेंगे, जो डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई में ये जो इफेक्ट यूज होता है जनरली कॉमन होता ही है स्ट्रोबोस्कोपिक बोस्कोपिक बोस्कोपिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हमें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। ये होता है एसी सप्लाई में, ध्यान रहे। लेकिन डीसी सप्लाई में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। ये जो सप्लाई एसी सप्लाई में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, परंतु डीसी सप्लाई में यह नहीं होता। ठीक है दोस्तों। ट्यूब के दोनों सिरों में जो प्रकाशित हो रहे हैं, ये प्रकाशित होने का कारण यह होता है कि जो स्टार्टर है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस कंडीशन में। तो ये दोनों साइड जो ग्लो करता है पॉइंट, यहाँ पर ग्लोइंग का कारण ये बोल सकते हैं दोनों सिरों ग्लो होने का, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसीलिए ग्लो होता है। ये ट्यूब के दोनों सिरे, ये जो दोनों सिरे हैं, ये सीरा 1 और ये सीरा 2, ये दोनों ग्लो होते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम, इसमें जो गैस भरी होती है ये गैस कौन सी होती है? ठीक है, ये मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये एक प्रकार की मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब होती है। और इस मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब की जो भीतरी जो दीवार है उसमें क्या होती है?
इसकी परत को चढ़ाई जाती है दोस्तों। और ये प्राय 20 से 40 वाट का यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो ट्यूबलाइट है ये 20 वाट का और 40 वाट की बनाई जाती है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद 40 वाट के ट्यूबलाइट की जो लेंथ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो 40 वाट का ट्यूबलाइट है इसकी जो लेंथ होती है 1.2 मीटर होती है दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट को याद रखना बहुत जरूरी है, 1.2 मीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है, सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो अधिक प्रकाश देती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। जब इल्यूमिनेशन जो ज़्यादा हो तो जो पावर फैक्टर है उसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का यूज़ करेंगे और पावर फैक्टर 100% हो जाएगा। क्योंकि शक्ति गुणक पावर फैक्टर यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब जलता बुझता है, मतलब बार बार बंद चालू हो रहा है, तो उसे तुरंत बंद करके हम क्या करेंगे, उसमें जो फिलामेंट है, ट्यूब का जो फिलामेंट है वो बार बार यदि बंद चालू होगा तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, उसको हम, अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्यूब का जो फिलामेंट है वो नष्ट हो जाएगा या खराब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब को यदि हम सीरीज में यदि कनेक्ट करते हैं तो इसका जो चोक है ये चोक भी सीरीज में ही होगा। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो चोक है वो हमेशा सीरीज में ही यूज करना है, पैरेलल में यूज नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब के चोक को यदि इसकी कॉइल को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसे पुनः स्टार्ट करने में क्या हो जाएगा, इसकी जो फिलामेंट है वो नष्ट हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के जो चोक है उसको हमेशा शॉर्ट सर्किट हो जाए तब की कंडीशन में उसको ऑन नहीं करना चाहिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जो है वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए तथा रेडियो जो है इंटरफेरेंस उसे कम करने के लिए या दबाने के लिए या खत्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसका जो व्यास होता है डाया, ये होता है 25 mm और लंबाई होती है 0.6 मीटर। ठीक है। डाया कितना होगा, 25 mm, लंबाई होगा 0.6 मीटर और 1.1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होता है। ठीक है। तो कैल्शियम टंगस्टन वो नीला प्रकाश देता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट ये नीला और सफ़ेद प्रकाश देता है, जिंक सिलिकेट हरा प्रकाश देता है दोस्तों, और कैडमियम जो बोरेट है ये गुलाबी प्रकाश देता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब में उत्सर्जित जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब के जो है इंटरनल जो पार्ट है, मतलब आंतरिक सतह में क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ की हम कोटिंग चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो रुक जाती है वहीं पर और हमें बहुत अच्छा प्रकाश प्राप्त होता है, मतलब शुद्ध प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें कोई भी हार्मफुल कंटेंट नहीं होते दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नियॉन साइन ट्यूब। जो नियॉन साइन ट्यूब है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी जो लेंथ होती है वो 1 से 5 मीटर तक होती है इसकी लेंथ, और 10 से 20 mm तक इसका क्या होता है, व्यास होता है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया है। और इसमें जो नली होती है इसकी वो ग्लास की बनी होती है, कांच की नली होती है। और इस प्रकार की जो लैंप है उसमें जो गैस भरी होती है वो गैस मुख्यतः कौन कौन सी होती है ये देखेंगे हम। उसमें गैस भरी होती है नियॉन, आर्गन, पारा, हीलियम इत्यादि। अर्थात हम इसमें मरकरी भी यूज़ करते हैं, हीलियम भी यूज़ करते हैं, आर्गन गैस भी यूज़ करते हैं और नियॉन गैस भी यूज़ करते हैं दोस्तों। इनके साथ भी बहुत सारी गैसें यूज़ की जाती है, बट मुख्यतः हम 4 गैस इसमें यूज़ करते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे हम। नियॉन लैम्प मुख्यतः इसका जब सर्किट डायग्राम देखेंगे तो इसमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई एसी या डीसी दिया जाता है। तो इसका जो सप्लाई टर्मिनल है इससे क्या देंगे हम, एसी या डीसी सप्लाई से हम इसको देंगे। मैक्सिमम 110 वोल्ट इसको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। 110 वोल्ट, यदि एसी सप्लाई देना है तो 110 वोल्ट देना पड़ेगा, 110 वोल्ट। इसमें जो गैस भरी होती है वो नियॉन हीलियम, स्मॉल अमाउंट में हीलियम गैस भरी होती है। और इसका जो यूज़ करते हैं दोस्तों वो लाइट जो नाइट लैंप होता है
नाइट लैंप के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ नाइट लैंप के रूप में यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये भी हमें पता रहना चाहिए कि इसका यूज़ कैसे होता है और कहाँ होता है। तो हम इसका नाइट विज़न में या नाइट लैंप के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये देखेंगे हम। इसका सर्किट डायग्राम बेसिक हमने देखे, इसमें प्योर आयरन होता है अंदर, जो टर्मिनल के अंदर जो है, अर्थात इस इन्वेलूप के अंदर प्योर आयरन भरा होता है दोस्तों। ठीक है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों कैसे देंगे? यदि एसी सप्लाई देते हैं हम इसे, तो इसे 110 वोल्ट देते हैं, और यदि डीसी सप्लाई देना है हम इसे, तो इसे 150 वोल्ट देंगे दोस्तों। तो दोनों में 40 वोल्ट का डिफरेंस है। डीसी में हमें ज़्यादा सप्लाई देना पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, और एसी में वोल्टेज कम अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इसमें क्या होती है? आर्क या स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है होते हैं इनमें, इन इलेक्ट्रोड के बीच में या तो आर्क प्रोड्यूस होगा, आर्क के साथ स्पार्क भी होगा, तब हमें क्या होगी? लाइट इमिट होगी इसमें। तो ये हमें पता रहना चाहिए दोस्तों। इसमें जो लाइट का कलर होगा ये होता है ऑरेंज पिंक कलर। ठीक है दोस्तों, जो लाइट का जो कलर होता है इसका, ये होता है ऑरेंज पिंक कलर। कलर भी पूछ ली जाता है कभी कभी, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। जब डीसी सप्लाई में नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नियर ग्लो, मतलब चमक ज़्यादा होती है, तब करंट को क्या है लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का मान कम से कम कितना रखेंगे? 2000 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। कितने ओम का? 2000 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। रेजिस्टेंस का यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि हम करंट को लिमिट कर सके। तो करंट को लिमिट करने के लिए 2000 ओम का क्या करेंगे? इसमें रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, और इसकी इफिशियंसी 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट होगी। तो हमें इफिशियंसी भी पता रहना चाहिए। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इंडिकेटर में, नाइट लैंप में, और डीसी सप्लाई की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने में भी यूज़ करते हैं। नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए जो आवश्यक वोल्टता है उसकी नली की लंबाई के पर डिपेंड करती है, और इसमें उत्पन्न वाले जो रंग है वो जो गैस भरी जाती है उस गैस पर डिपेंड करेगी दोस्तों। ठीक है, और नियॉन साइन ट्यूब उसमें जो विसर्जन ट्यूब के सिद्धांत पर ये क्या करती है? काम करती है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये विसर्जन, गैस विसर्जन इफेक्ट के जो प्रिंसिपल पर ही क्या करती है? वर्क करती है। इसकी एज कम से कम 10,000 घंटे है, कार्य करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा, इसकी जो रेटिंग होती है, ये रेटिंग कितनी होती है दोस्तों? ये 5 वाट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, 5 वाट स्मॉल रेटिंग हो जाएगी। स्मॉल रेटिंग कितनी हो जाएगी? 5 वाट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 0 वाट का बल्ब 6 वाट कंज्यूम करता है कम से कम। 0 वाट का जो बल्ब है, जिसे 0 वाट कहा जाता है, ये 0 वाट का बल्ब कम से कम 6 वाट कंज्यूम करता है दोस्तों। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये 0 वाट का बल्ब है। जनरली 6 वाट कंज्यूम करता है, और 6 वाट भी बहुत होता है, क्योंकि हमारा चार्जर उससे ज़्यादा पावर सप्लाई जो है कंज्यूम कर रहा है हम 0 वाट का बल्ब। ये जो लैंप है संतरा कलर का लाइट इमिट करता है, हमें पता है। नियॉन साइन ट्यूब मतलब नियॉन जो लैंप है संतरा कलर इमिट करता है, तो ये तो हमें सभी को पता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम आर्क लैंप, और आर्क लैंप के बारे में जानेंगे। इसमें ये कार्बन आर्क का फिलामेंट होता है। इसमें जो कार्बन आर्क लैंप का यूज़ किया, मतलब इसके टाइप्स हैं। तो आर्क लैंप मुख्यतः अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें कार्बन आर्क लैंप का भी यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, कार्बन आर्क लैंप। तो जो कार्बन आर्क लैंप है, इस प्रकार का लैंप का उपयोग जो है सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों। ये जो लैंप है आर्क लैंप, इसका जो यूज़ है सिनेमा प्रोजेक्टर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्रोजेक्टर में लाइट इमिट करने के लिए, लाइट ग्लो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कार्बन, ये जो आर्क लैंप का यूज़ करते हैं दोस्तों। और इसमें क्या है, तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड बीच में फंसाए जाते हैं,
और ये इलेक्ट्रोड कम से कम 1.5 से 6 गैस रखकर आर्क उत्पन्न करती है। मतलब 1.5 से 6 तक जो है दो इलेक्ट्रोड ये गैस रखकर आर्क को ग्लो करती है। और आर्क तथा इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा का जो मान है वो बाह्य प्रतिरोध द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है। तो बाह्य में जो बाहर से जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, जनरली यदि करंट को लिमिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का यूज करना ही पड़ेगा एनी हाउ, यदि करंट को हमें लिमिट करना है तो इसमें क्या होता है, इसे ब्लास्ट भी कहते हैं। मतलब यदि आप रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट को लिमिट करते हैं तो उसे ब्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो इफिशियंसी होती है 20 लुमेन पर वाट होती है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी इफिशियंसी 20 लुमेन पर वाट होती है और इसका यूज कहाँ करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर में। एक बार फिर से इसका डायग्राम देखेंगे हम। इस आर्क लैंप, ये जो डायग्राम है इसमें दो इलेक्ट्रोड है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। और आर्क लैंप जो है इसका यूज सबसे ज्यादा सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, सिनेमा प्रोजेक्टर में इस लैंप का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे हम हेलोजन लैंप। और हेलोजन लैंप जनरली बहुत जगह बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट में हम यूज़ करते हैं हेलोजन लैंप का, क्योंकि ये जो लैंप होते हैं ये टंगस्टन हेलोजन लैंप होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इस लैंप में जो गैस भरी जाती है वो निष्क्रिय गैस होती है दोस्तों, और निष्क्रिय गैस के साथ हम हेलोजन गैस का यूज़ करते हैं। अर्थात कि इसमें ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है आयोडीन गैस भरी जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन अक्रिय गैसों को हेलोजन गैस के साथ इंगेज किया जाता है दोस्तों। इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 25 से 35 लुमेन पर वाट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा गया है, हेलोजन गैस में कौन कौन सी, हेलोजन जो लैंप है इसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है, ये बहुत बार पूछा गया है। और इसे क्या है, फ्लड लाइट लैंप भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूधिया प्रकाश उत्पन्न करती है दोस्तों। और इसकी जो दीवारें हैं वो काली नहीं पड़ती, मेन पॉइंट यही है, और इसे हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका जो बेसिकली जो सर्किट डायग्राम है पहले वो देखेंगे हम। जनरली इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होगा और इसमें हेलोजन गैस भरी होगी, हेलोजन गैस का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका ये टॉप अप ब्लमिश है। ठीक है, इसका इन दोनों के बीच की विड्थ देखेंगे हम, और ये फ्लोरेसेंट हाइट है इसकी, ये पिच विड्थ है। ठीक है, ये टोटल लेंथ को हम यदि शो करें तो बल्ब का जो डायामीटर है ये डायामीटर शो कर सकते हैं इसके हिसाब से। और ये लाइट सेंटर लेंथ होगी इसकी। यदि इस डायग्राम को इस रूप में देखेंगे, ये फर्स्ट डायग्राम हो गया और ये हो गया इसका सेकेंड डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टंगस्टन फिलामेंट अंदर का पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सा वाला है, ये वाला डायग्राम है। ठीक, इतना भाग इसको दिखाया गया है, ये इतने भाग को इसमें दिखाया गया है। तो ये इसका इंटरनल पार्ट है। ये हो गया आपका टंगस्टन फिलामेंट, इसके बीच में पीच सील लगी होती है। और ये जो है ये मोटा वाला जो पार्ट, ठीक है, इसमें मोलिब्डेनम जो फॉइल है उस फॉइल को यूज़ की जाती है और इसको यहाँ वेल्ड किया जाता है। ठीक है, ये भी वेल्ड है। और नीचे जो है मोलिब्डेनम की पिन लगी होती है। ठीक है, इस एलॉय की या मिश्र धातु की पिन को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग के समय में क्या होता है, इसमें एजिंग इफेक्ट होता है। स्टार्टिंग के समय इसमें एजिंग इफेक्ट, ठीक है, तो स्टार्टिंग समय में इसमें एजिंग इफेक्ट जो है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता, एजिंग इफेक्ट नहीं होता। तो हेलोजन जो लैंप है इसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होता। और लैंप की जो दीवार है उस पर ब्लैक स्पॉट नहीं आता इसमें, ये भी हमें देखना है। तो इसकी दीवार पर ब्लैक स्पॉट आएगा क्या, नहीं आएगा।
ब्लैक स्पॉट इसमें नहीं आता, एजिंग इफेक्ट नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और जो वेपोराइजेशन नहीं होना, क्योंकि इसमें नहीं होने का कारण क्या होता है, यदि इसमें वेपोराइजेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हेलोजन गैस है वो केमिकल रिएक्शन करके इसमें इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो जब हेलोजन गैस केमिकल रिएक्शन को ब्रेक कर देता है तो इसमें वेपोराइजेशन की क्रिया नहीं होती। और जब इसका यूज करते हैं तो ये जो डिजाइन किया जाता है इसे, ये 5 वाट के लिए डिजाइन किया जाता है जनरली। तो इसकी जो डिजाइनिंग प्रोसेस जो है ये 5 वाट के लिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है। इसके बेसिक जो की पॉइंट्स हैं, जो टंगस्टन का जो प्रकाश अधिक होता है तथा उष्मा कम, लेकिन नाइक्रोम जो है वो हीट अधिक देता है, ताकि यदि हीट अधिक देगा, उष्मा अधिक देगा तो प्रकाश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। और बल्ब के फूटने के बाद जब भी ये इसे हम पटकेंगे या कुछ गिरता है ऊपर से, तो बल्ब फूटने के बाद इसमें क्या होगी, आवाज होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, वैक्यूम होता है। ठीक है। तो बाहर की जो हवा है इसके अंदर चले जाती है, इसलिए क्या होता है, ये फिलामेंट जब भी ये टूटता है तो आवाज करता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो है इसमें मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके फिलामेंट में क्या होती है, उष्मा जो है डिसिपेट होती है, अर्थात क्षय होती है। इसीलिए इसको कुंडलीकृत तरीके से बनाया जाता है। इसका जो टंगस्टन फिलामेंट होता है इसे इस तरीके से कुंडलीकृत बनाया जाता है, मतलब कि वाइंडिंग के आकार की बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है। इसमें फ्लोरोसेंट के दोनों सिरों पर क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, और उसी टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर बोरियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है। और 0 वाट के लैंप की जो विद्युत खपत होती है लगभग 5 से 7 वाट होती है दोस्तों। ये मेन की पॉइंट्स है, इसे मेन की पॉइंट बोलेंगे। इन की पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक इंडिकेटिंग उपकरण जो है, इसमें सूचक के रूप में ये हल्का लाइट इमिट करता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में हम किसका यूज करते हैं, जिंक सिलिकेट का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है। और जिंक सिलिकेट से जो है ये हरा रंग प्राप्त होता है, मतलब ग्रीन कलर हमें प्राप्त करना है लैंप से, तो जिंक सिलिकेट का यूज करेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब में। और एक गैस भरे जो टंगस्टन लैंप है उसका प्रचालन जो है ये कम से कम 2300 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जो गैस से भरा टंगस्टन लैंप है उसका जो ऑपरेशन जो वोल्टेज है और उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है ये 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। इसका ये मेन की पॉइंट हो गया। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रायः वो उसे हम किससे मापते हैं, एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। और 3900 से लेकर 7800 के बीच का जो एंगस्ट्रॉम होता है ये दृश्य प्रकाश का होता है। अर्थात हम जो प्रकाश, जिस प्रकाश से हम देखते हैं किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखते हैं, वो कम से कम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो 5500 की जो एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये जो मानव नेत्र के लिए क्या होगी, सर्वाधिक संवेदनशील होती है, मतलब वेरी हाई सेंसिटिव होती है। ठीक है दोस्तों। 5500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ जो है ये ह्यूमन आई के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। किसी लैंप की इफिशियंसी मतलब ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है। कोई भी लैंप हो उसकी जब इफिशियंसी मापेंगे तो वो ल्यूमेन पर वाट में ही मापेंगे। और ताप जो है, टेम्परेचर दीप्त लैंपों में क्या होता है, वायु रहित होता है ये। ठीक है दोस्तों। और टेम्परेचर दीप्त जो लैंप है इसमें वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि वैक्यूम, ग्लास के अंदर क्या होता है, टोटल वैक्यूम होता है। क्योंकि इसके कारण क्या हो जाएगा, ये विकिरण के द्वारा टेम्परेचर के कम होने से रोकने के साथ साथ ये क्या करता है, फिलामेंट को ऑक्सीडेशन के लिए भी बचाता है, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होता फिलामेंट का, इसके कारण फिलामेंट जल्दी झड़ता नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे तापदीप्त लैंपों में वायु रहित जो कांच के प्रयोग के द्वारा जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उससे हम क्या करेंगे, स्नेहक से रोका जा सकता है, मतलब उसमें जो स्नेहक डालेंगे हम उससे उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
आगे देखेंगे हम टंगस्टन फिलामेंट में वो जो कंपन है उस वाइब्रेशन को सहन करने के लिए उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो टंगस्टन में कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक स्ट्रेंथ होती है। और टेंटेलम का प्रयोग प्रायः क्या किस में करते हैं, दीप्त लैंप पे न होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। तो टेंटेलम का प्रयोग भी किया जाता है दीप्त लैंप पे। और ताप दीप्त लैंप की जो दक्षता होती है ये 12 लुमेन पर वाट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है इल्यूमिनेशन से। और अच्छा इल्यूमिनेशन तब होगा जब प्रकाश एक समान तथा पर्याप्त हो। अच्छा इल्यूमिनेशन कब होगा, जब प्रकाश क्या हो, पूरी उस जगह पर समान हो, एक समान हो और पर्याप्त हो, तब अच्छा इल्यूमिनेशन होगा। और कमरे का इल्यूमिनेशन एवं छत एवं दीवारों के रंग पर डिपेंड करता है। कभी भी कोई भी कमरे का इल्यूमिनेशन लेवल जो है उसमें जो पुताई किए हैं अर्थात दीवारों का जो रंग है उस पर डिपेंड करता है अच्छा इल्यूमिनेशन के लिए। उसके बाद देखेंगे छाया लैंपों को निम्न स्तर पर लाने के कारण क्या होता है, इसमें छाया को रोकने के लिए या तो छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग करेंगे या ग्लोब्स का प्रयोग करेंगे या अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग करेंगे छाया को रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम मेन पॉइंट एडिशन स्क्रू प्रकार के जो लैंप होल्डर में बाहरी चूड़ीदार क्या है सर्किट होती है और उसको क्या करते हैं हम न्यूट्रल तार से जोड़ते हैं। लेकिन ये जो एडिशन स्क्रू प्रकार का जो लैंप होल्डर होता है इसका यूज बहुत बार करते हैं और ये जो बड़े बड़े जो लैंप होते हैं उसी में एडिशन स्क्रू लैंप यूज किया जाता है। अगर छोटे लैंपों की लड़ी है वो 4 पैरेलल पाथ में है और उन्हें केवल एक फ्लैश बल्ब से कंट्रोल करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, फ्लैशर बल्ब में जो करंट का मान है एक बल्ब की करंट के मान का कितना करना पड़ेगा 4 टाइम, मतलब एक बल्ब की जो करंट है वो 4 गुना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसमें करंट का मान, तब उसमें फ्लैशर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम प्रकाश व्यवस्था की किस्में, मतलब टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम। तो प्रकाश व्यवस्था की किस्में कौन कौन सी होती है, कितने कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है प्रत्यक्ष प्रकाश मतलब डायरेक्ट लाइटनिंग। इस विधि में क्या होता है, ये जो बल्ब है ये बल्ब का 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है, डायरेक्ट नीचे की ओर आएगा और इसे घरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। मतलब घरों में प्रकाश व्यवस्था के लिए यूज करते हैं और औद्योगिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उनमें यूज किया जाता है। सेकेंड है दोस्तों अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्थात इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का यूज कहाँ करते हैं, इस विधि में जो बल्ब होता है वो 60 to 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है, 60 से 90% जो लाइट है इसका वो नीचे की ओर आती है इसमें प्रकाश, और बाकी जो है प्रकाश वो ऊपर की ओर चले जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका जो प्रयोग है अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में करते हैं, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं उनमें किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। इस विधि में क्या होता है, प्रकाश स्रोत वो 90% जो भाग है इसका ये ऊपर छत की ओर होता है। जैसे कि बड़े बड़े सिनेमा जो हॉल होते हैं उसमें यूज होता है इसका, डांसिंग हॉल में और बहुत सारी जगहों में इसका प्रयोग होता है दोस्तों सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था अर्थात सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। इसमें क्या होता है, जो लाइट है प्रकाश वो 60 से 90% छत की ओर परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि बड़े बड़े जो रेस्तरां होते हैं, होटल्स होते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है। इसके बाद है, इसके बाद जो है प्रकाश व्यवस्था वो डायरेक्ट वाली जो है ब्रिड लाइटिंग होती है। तो ब्रिड लाइटिंग किस टाइप से होती है, इस विधि में क्या है जो हर दिशा में समान प्रकाश व्यवस्था का यूज किया जाता है और इसका यूज सबसे ज्यादा उद्यान में सजावटी कार्यों में किया जाता है दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं, अधिकतम प्रकाश ट्रांसमिट करने के लिए ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, और क्लियर ग्लास का यूज करके हम अधिक हाई लाइटनिंग का यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो अधिकतम प्रकाश ट्रांसमिट करने के लिए जो ग्लास यूज करेंगे
उस ग्लास का नाम है क्लियर ग्लास। क्लियर ग्लास का यूज करते हैं, वो हाई प्रकाश को ट्रांसमिट करता है, मतलब अधिकतम प्रकाश को ट्रांसमिट करने वाला ग्लास होता है। दोस्तों डीसी करंट में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उस लैंप का जब प्रचालन करते हैं तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, इसमें स्टार्टर का यूज करते हैं और इसका जो कनेक्शन है एक फर्स्ट चोक से होगा और सेकेंड रजिस्टेंस से होगा। ये चोक है फर्स्ट वाला और इसका सेकेंड जो रजिस्टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम डीसी सप्लाई देंगे। अब डीसी सप्लाई देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये लैंप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो स्विच है ये रिवर्सिंग स्विच होगी। कौन सी स्विच होगी, रिवर्सिंग स्विच का यूज करते हैं। दोस्तों जनरली क्या होता है, डिस्चार्ज लैंप में, डिस्चार्ज लैंप को जब एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने की कंडीशन में क्या होता है ये देखेंगे हम। तो जनरली सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, इस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले तो ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। डिस्चार्ज लैंप को एसी सप्लाई देने पर, यदि आप डिस्चार्ज लैंप को एसी सप्लाई देते हैं तो सप्लाई की जो प्रत्येक हाफ साइकिल होती है, मतलब कि ये जो हाफ साइकिल हो गई पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव हो गई, तो सप्लाई की प्रत्येक हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये लैंप एक बार जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा, फिर जलेगा, फिर बुझ जाएगा। अर्थात एक साइकिल में ये कितनी बार बुझेगा, 2 बार जलेगा। एक साइकिल में कितनी बार, 2 बार जलेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एक साइकिल में 2 बार जलेगा और 2 बार बुझेगा। ये एसी नेचर के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे लैंप को क्या कहेंगे हम, फ्लिकर करना कहेंगे। तो ये एक साइकिल में 2 बार बुझना, 2 बार जलना, ये क्या कहलाता है, ये लैंप की फ्लिकरिंग कंडीशन कहलाती है। अब यदि लैंप के फ्लिकर करने की इस फ्रीक्वेंसी को, यदि हम फ्रीक्वेंसी किसी रेटिंग या ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, जितनी फ्रीक्वेंसी अभी जो लैंप को हमने सप्लाई दिया 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और किसी और ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तब की सिचुएशन में क्या होगा देखेंगे हम। तब की सिचुएशन में तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों को क्या है, ये एक स्टेशनरी दिखाई देता है, मतलब बार बार व्यू बनेगा हमारी आंखों में, तो वह हमारे ऑब्जेक्ट अर्थात आंखों को स्टेशनरी दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। अर्थात हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 बार जलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में 2 बार बुझेगा। तो ये दोनों की जो जलने और बुझने की जो क्रिया है, इसके कारण ही होती है दोस्तों स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो इसमें डीसी सप्लाई में नो इफेक्ट, डीसी देंगे तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं हुआ डीसी में। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी लो हो तब की कंडीशन में क्या होगा, ये ग्रेटर होगा और हाई में स्मॉलर होगा। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा, मतलब कि दिखेगा नहीं, और लो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होगा। तो ये 3 की पॉइंट को हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब इस इफेक्ट को, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीसी सप्लाई में ट्यूबलाइट को ऑपरेट करना पड़ेगा। आप डीसी सप्लाई दो ट्यूबलाइट को तो ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होगा। और 2 ट्यूबलाइट के साथ, यदि 2 ट्यूबलाइट को एक साथ ऑपरेट करने पर पैरेलल में तथा एक के सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करने से स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को कम कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, 2 ट्यूबलाइट को एक साथ ऑपरेट करना है, ट्यूबलाइट फर्स्ट एंड ट्यूबलाइट सेकेंड, इन दोनों को ऑपरेट करना है, फर्स्ट और सेकेंड को। ठीक है दोस्तों, तब की सिचुएशन में क्या होगा, इनको पैरेलल में ऑपरेट करने पर क्या हो जाएगा, एक को सीरीज में करेंगे तो ये सीरीज की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे सीरीज में। ठीक है, तो एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया?